पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि सीमा को लेकर चल रहे विवाद के बीच रविवार शाम को अफगानिस्तान की फौज ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 6 पाकिस्तानी आम नागरिकों की मौत हो गई, जबकि हमले में एक अफगान सेना के जवान की मौत और 17 अन्य घायल हो गए। वहीं 2 सप्ताह पहले भी फायरिंग हुई थी, जिसमें 6 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई थी। हमला स्पिन बोलदाक इलाके में हुआ है। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी करके कहा है कि अफगान बॉर्डर फोर्स ने चमन बॉर्डर पर बिना किसी वजह से हमारे नागरिकों पर फायरिंग कर दी। अफगान फौज ने आर्टिलरी और मोर्टार के साथ भारी हथियारों से अंधाधुंध आबादी वाले इलाके में फायरिंग की। का कहना है कि यह हमला तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी सेना ने अफगानी सेना को बॉर्डर पर अपने हिस्से में एक नया चेकपोस्ट बनाने से रोक रहे थे। वहीं कंधार पुलिस के प्रवक्ता हाफिज साबिर ने कहा है कि हमले में अफगान सैनिक मारा गया है और 3 नागरिकों सहित 10 अन्य लोग घायल हो गए हैं। हालांकि हमले के बाद दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसके बाद फिलहाल बॉर्डर पर स्थिति सामान्य है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीनी सेना में झड़प के दौरान दोनों पक्षों के कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। घटना 9 दिसंबर की है। सेना के सूत्रों के अनुसार इस भिड़ंत में भारतीय सेना के कम से कम 20 जवान घायल हुए हैं। वहीं चीनी सेना का भी भारी नुकसान हुआ है। अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं है। घायलों का इलाज गुवाहाटी के सैनिक अस्पताल में हो रहा है। सैनिकों में कई के हाथ और पांव टूटने की खबर है। सेना सूत्रों के मुताबिक घटना के समय दूसरी तरफ करीब 600 चीनी सैनिक मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार एलएसी पर चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के सैनिकों का जमवाड़ा 9 दिसंबर को देखा गया था। भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और दृढ़ता से उन्हें आगे बढ़ने से रोका। इसके बाद हुई झड़प में दोनों पक्षों में उसके सैनिकों को चोटें आई हैं। झड़प के तत्काल बाद दोनों पक्षों ने अपने इलाकों में लौट गए हैं। घटना के बाद भारत के स्थानीय कमांडर ने चीनी पक्ष के कमांडर के साथ फ्लैग मीटिंग की और पहले से तय व्यवस्था के तहत शांति और स्थिरता कायम करने पर चर्चा की। सेना के सूत्रों ने बताया कि तवांग में एलएसी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां दोनों ही पक्ष अपना दावा करते हैं और यहां दोनों देशों के सैनिक गश्त करते हैं। यह ट्रेंड 2006 से चला आ रहा है कि 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर भी झड़प हो गई थी। उस झड़प में दोनों तरफ के कई सैनिक घायल हो गए थे। यहीं से तनाव की स्थिति बढ़ गई थी। इसके बाद 15 जून की रात गलवान घाटी पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे। बताया जाता है कि चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय जवानों ने रोका तो हिंसा को उतारू हो गए। इसके बाद विवाद काफ़ी बढ़ गया। इस झड़प में दोनों ओर से खूब पत्थर रॉड चले थे। इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 से ज़्यादा जवान मारे गए थे। इनमें भी कई चीनी जवान नदी में बह गए थे। हालांकि चीन ने केवल 4 जवानों की मौत की पुष्टि की थी। अमेरिका के एक अनुमान के मुताबिक इस झड़प में 45 से ज़्यादा चीनी जवान मारे गए थे। तनाव कम करने के दोनों देश के विदेश मंत्रियों ने बैठक भी की थी इससे पहले। इसके बाद फरवरी 2021 में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की गई थी। सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने पैंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिण तटों और गोगरा क्षेत्र से सैनिकों को पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल एलएसी के संवेदनशील सेक्टर में दोनों देशों के 50 से 60 हज़ार सैनिक तैनात हैं। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 2 साल से अधिक समय तक तनाव रहा और चीन की सेना ने सीमा के कई ऐसे इलाकों में घुसकर कैंप बना लिए थे जो साझा गश्त के दायरे में आते थे। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 16 दौर की वार्ता के बाद इस वर्ष सितंबर में दोनों देशों की सेनाएं गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हट गई थी। भारत और चीन के बीच लगभग 3440 किलोमीटर लंबी सीमा है। 1962 की जंग के बाद से ही इसमें से ज़्यादातर हिस्सों पर विवाद है। अभी तक हुई बैठकों में दोनों देशों ने स्थिति पर नियंत्रण, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए समाधान तलाशने की बात पर सहमति जताई है। मतलब है कि इस्लामिक देशों के संगठन के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा ने सोमवार को पीओके दौरे के बाद कहा कि कश्मीर विवाद ओआईसी के एजेंडा में सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। दरअसल इब्राहिम ताहा पीओके दौरे पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि इस्लामिक देशों के संगठन भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता ढूंढ रहा है ताकि कश्मीर विवाद का हल निकाला जा सके। उन्होंने कहा था कि कश्मीर विवाद को लेकर अन्य देशों के साथ आने के लिए कह रहे हैं ताकि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द हल निकाला जा सके। हम पाकिस्तान समेत अन्य देशों के साथ इस विषय पर खाका तैयार कर रहे हैं। सारी इब्राहिम ताहा ने राष्ट्रपति आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कश्मीर में मौजूदा स्थिति को लेकर व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट भी संगठन को सौंपी जाएगी। इब्राहिम ताहा ने कहा कि कश्मीर विवाद एक कूटनीतिक मुद्दा है जिसकी चर्चा सड़क पर खड़े होकर नहीं की जा सकती, इसलिए हमको इस मसले पर अन्य देशों संगठनों के समर्थन की आवश्यकता है।
पीओके के राष्ट्रपति भवन में जब हिसैन इब्राहिम ताहिर मीडिया से बात कर रहे थे, उस समय उनके साथ पीओके के राष्ट्रपति सुल्तान महमूद, प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कश्मीर मामले में सलाहकार कमर जमान कायरा भी मौजूद थे। भारत के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची सर की ओर से भी जारी बयान में कहा गया है कि हम ओआईसी के महासचिव के पीओके जाने और दौरे के समय जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी की सख्त आलोचना करते हैं। हम फिर कहना चाहते हैं कि ओआईसी का जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। यह भारत का अखंड हिस्सा है। भारत के आंतरिक मामलों में दखल और हस्तक्षेप की कोई भी कोशिश पूरी तरह अस्वीकार्य है। चीन ने चिप्स पर अमेरिकी निर्यात नियंत्रण को व्यापक बनाने, विश्व व्यापार संगठन के साथ विवाद दर्ज कराने और दोनों देशों के बीच तकनीकी युद्ध को बढ़ाने के खिलाफ वापसी की है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने अक्टूबर की शुरुआत में चीन के लिए उन्नत अर्धचालक खरीदने या विकसित करने के लिए इसे कठिन बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रतिबंधों की शुरुआत की। सोमवार को एक संक्षिप्त बयान में चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि उसके डब्ल्यूटीओ में शिकायत करना उसका वैध अधिकार है। अब देखिए, अब इसमें ये बात आती है कि अमेरिका जो अपने हायर एंड टेक्नोलॉजीज है, जैसे जो सेमीकंडक्टर चिप्स है, उसको अब चीन को नहीं देना चाहता, क्योंकि चीन उसका जो है हाइपरसोनिक मिसाइल या कुछ मिलिट्री यूज़ के लिए भी उसका यूज़ कर सकता है, जिससे कि बाद में अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि जो भी हायर एंड टेक्नोलॉजीज हो जिसमें ये चिप आती है, ये उसके चीन को ना दी जाए। पर चीन इसके लिए कह रहा है कि वहाँ उसके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह जो वो बना रहा है उसके लिए यूज़ होती हैं ये। बट चीन का तो ये गुप्त एजेंडा है, क्योंकि चीन कभी भी पारदर्शी नहीं रहा है, वो कहीं इसका मिसयूज़ भी कर सकता है इन चिपों का। इसलिए जो है अमेरिका ने अपने हितों की रक्षा के लिए उस पर बैन लगा दिया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब एक नई पॉलिसी लाए हैं, जिसमें डिग्री कोर्स जो है वो अपना 4 साल का हो जाएगा, जिसमें कि फर्स्ट ईयर पे तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा अगर कोई फर्स्ट ईयर से छोड़ता है, दूसरे साल अगर कोई जाएगा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल जो है उसको डिग्री मिलेगी, और चौथे साल अगर कोई करता है तो उसको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और इससे क्या है कि बच्चों का साल भी ख़राब नहीं होगा। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट ईयर में छोड़ देते हैं या सेकंड ईयर में छोड़ देते हैं, फिर वो बाद में अगर दोबारा से करने चाहें तो उनका फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों ही ख़त्म मान लिया जाता है। बट अब इस नई व्यवस्था में ये है कि फर्स्ट ईयर में अगर किसी बच्चे ने छोड़ा है और अगर करके छोड़ा है वो, तो उसका फर्स्ट ईयर मान्य होगा, उसको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा कभी भी। पर ये जो सारा डिग्री कोर्स है ये 4 साल वाला, ये 7 साल के अंदर कंप्लीट करना होगा। यूजीसी ने इस 4 वर्षीय स्नातक कोर्स से जुड़े फ्रेमवर्क को जारी करते हुए सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थान को इसकी तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। मौजूदा स्नातक कोर्सों में कोई छात्र यदि किसी कारणवश भविष्य में अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे अभी कुछ नहीं मिलता है। नए कोर्स में उसकी पढ़ाई किसी भी स्तर पर बेकार नहीं जाएगी। स्तर पर ही सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से स्किल से जुड़ा प्रशिक्षण और इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इसके अलावा सभी छात्रों को कोर्स के बीच में ही दक्षता बढ़ाने वाले कुछ विषय भी पढ़ने होंगे। ये 6 से 8 क्रेडिट अंक का होगा। इनमें देश को जानने, पर्यावरण, शिक्षा, डिजिटल और तकनीक का इस्तेमाल और योग व फिटनेस से जुड़े विषय होंगे। इस कोर्स के बाद छात्रों के आगे की पढ़ाई के भी ढेरों विकल्प मिलेंगे। ये पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े कोर्सों में सीधे दाखिला ले सकेंगे। हालांकि स्नातक ऑनर्स के साथ रिसर्च में सिर्फ उन्हीं छात्रों को दाखिला मिलेगा जिनके शुरू के 3 वर्षों में न्यूनतम 75% अंक होंगे। यूजीसी ने यह भी साफ कर दिया कि मौजूदा समय में स्नातक कोर्सों की पढ़ाई कर रहे छात्रों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को चीनी होटल के नाम से मशहूर एक रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस पर हमला हुआ है। हमला दोपहर करीब 3 बजे हुआ। देर शाम तालिबान ने कहा कि कुल 3 हमलावर ने होटल को निशाना बनाया था। तीनों को मार गिराया गया है। घटना में 2 विदेशी नागरिक भी घायल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि हमले के वक्त होटल में कई चीनी नागरिक मौजूद थे। कुछ फुटेज भी सामने आए हैं, इनमें होटल के एक हिस्से में आग नजर आ रही थी। ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब शुक्रवार को ही चीन के एम्बेसडर ने काबुल में अपनी एम्बेसी की सिक्योरिटी को लेकर तालिबान के अफसरों से बातचीत की थी। 2 हफ्ते पहले इसी इलाके में मौजूद पाकिस्तान की एम्बेसी पर फायरिंग की गई थी। इसमें एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट घायल हो गया था। एजेंसी एपी ने एक तस्वीर के हवाले से कहा है कि होटल के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, इसके बाद आग लग गई थी। चीन और अफगानिस्तान के बीच 76 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। तालिबान के हुकूमत में आने के बाद यहाँ चीनियों की आवाजाही बढ़ गई है। चीन यहाँ जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। चीन की सरकार को डर है कि अफगान तालिबान और आईएस
खुरासान ग्रुप चीन के उइगर मुस्लिमों की मदद कर सकते हैं। लिहाजा जिनपिंग सरकार तालिबान हुकूमत को खुश रखने की तमाम कोशिशें कर रही है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एम्बेसी पर हुए हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप ने ली थी। शुक्रवार को चीनी होटल पर हुए हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ग्रुप ने नहीं ली है। माना जा रहा है कि चीन चुपचाप अफगानिस्तान की तांबा खदानों पर कब्जा करना चाहता है और इसकी वजह से कुछ लोकल ग्रुप्स भी उससे नाराज़ हैं। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।